नाजरीन, वादी जन्नत नज़ीर अर्ज़ कश्मीर में भारतीय मज़ालिम हकीकत हैं, लेकिन इससे भी बड़ी हकीकत भारत का नाजायज़ कब्जा है, जिसे ना कश्मीर मानते हैं और ना ही पाकिस्तानी। चाहे 10 बार आर्टिकल 370 को मंसूख कर दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में चाहते हैं। बिल्कुल, और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और हिंदुस्तान वालों याद रखो, जो हमारी शहरग के करीब आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क हैं, और कश्मीर कॉज के लिए हम सबको 100 बार भी अपनी जानें कुर्बान करना पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे। सुनो हिंदुस्तान वालों, हमने आज तक जितनी भी अस्करी तैयारी की, जितना भी रिवायती और गैर रिवायती असलहा तैयार किया, वो हमारी शहरत की हिफाजत के लिए किया है। हमें जरूरत पड़ी या हमें ललकारा गया तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। हम तादाद में आपसे कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जज्बा, हमारी सलाहियत आपसे कई गुना ज्यादा है। हमारे एटमी हथियार तादाद में आपके हथियारों के बराबर हैं, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम आपसे बहुत बेहतर हैं। हमारे शाहीन और गौरी आपके अग्नि और पृथ्वी के बहुत जल्द ही दबोच लेंगे। सुनो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। जब तबाही आएगी तो पूरे हिंदुस्तान पर ही आएगी, और इसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बाबर अमीन साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहलगाम सूरत हाल जिस तरह से डेवलप हो रही है आपके सामने है। इंडियन मीडिया या भारतीय हुकूमत को जब हम देखते हैं, वो तो कह लें कि जंगी जुनून में मुब्तला हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी हिम्मत है उनमें, पाकिस्तान से जंग कर सकते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त भारत एक जंगी जुनून में का शिकार हुआ है, और हर तरफ से गीदड़ बबकियां आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं। तो लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जिसमें जितना जोर है उतना ही वो खामोश है। तो बेसिकली जो जितना ज्यादा शोर शराबा करता है, इसका मतलब है कि वो अपने डर और खौफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को इस तरह की एडवेंचरिज्म करने का 27 फरवरी 2019 में एक करारा जवाब मिला था। बिल्कुल। तो उसका सबक उनको अभी तक याद है, और वो जो है इस चीज को भूल नहीं सकते कि किस तरह उनके 2 त्यारे हमने गिरा दिए, उनका पायलट पकड़ा, और साथ में ही उन्होंने घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो इस तरह से उनके जो हवास जो है वो बिल्कुल खो गए थे, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि वो जंगी जुनून और शोर शराबा जो है वो बहुत उसको हवा दे रहे हैं। तो उसका एक मकसद तो ये है कि जो है अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रही है, खुसूसन क्योंकि अभी बिहार के इलेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, और उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो कि सऊदी अरब का दौरा मनसूख करके आए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का रुख नहीं किया, बल्कि सीधे बिहार की इलेक्शन रैलियों में जाके नीतीश कुमार जो कि बिहार के जनता दल पार्टी के लीडर है, उनका इत्तेहाद है बीजेपी के साथ, उनके साथ बैठे जलसों में ठट्टे लगाते हुए पाए गए। तो ये सीरियसनेस उनको की नजर आती है। और फिर ये देखिए कि ये जो कुछ भी हुआ, ये भारत की अपनी कमजोरी और खराब जो है सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से हुआ। तो सर, ऐसा क्यों होता है कि अगर भारत का फेलियर सामने आया कि भारत की सिक्योरिटी के वहां पर मसाइल थे, इंटेलिजेंस फेलियर था, जब भी ऐसा कश्मीर में होता है तो भारत पाकिस्तान का इल्जाम लगा देता है, तो अपने फेलियर को छुपाने के लिए पाकिस्तान ही क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान एक आसान हदफ है, और एक अरसे से उनकी एक प्रैक्टिस है कि उन्होंने आदत ही इस चीज को बना ली है कि बस कोई भी मसला हो वहां पे तो उस पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दें। और कुछ इस तरह से उन्होंने बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा भी किया है कि काफी लोग मानते रहे, लेकिन अभी इस बार बिल्कुल भी इस प्रोपेगेंडे का जो है वो एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है पहली बातों से और इस बार। पहले जब ये होता था, इस तरह के प्रोपेगेंडे वो करते थे और झूठा इल्जाम लगाते थे, तो काफी सारे ममालिक जो है वो उनके साथ दोस्ती निभाते हुए या मिसगाइड होकर पाकिस्तान को भी उसका मोर्द इल्जाम उनके साथ ठहराने लगते थे। लेकिन इस बार एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि गो के ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ इज़हार हमदर्दी की है, कंडोलेंस की है मरने वालों पे, और ये भी कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में वो उनके साथ हैं। मगर किसी ने उनकी तरफ से पाकिस्तान को लगाए हुए इल्जाम
کو جو ہے درست قرار نہیں دیا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو یہ چیز بھارت کے مبصرین نے بھی جو ہے نوٹ کی ہے کہ اچھا سر، آپ نے عالمی برادری کا ذکر کیا ہے. سوری سر، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ نے عالمی برادری کا ذکر کیا ہے. آج ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ جو کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ بھارت کی جانب سے توڑے جا رہے ہیں. عالمی برادری اس پر کیوں کچھ نہیں کرتی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ کس طرح سے مولیسٹیشن ہو رہی ہے. عالمی برادری چپ کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا بھی درست نہیں کہ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ دیکھیں خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک بڑا عالمی برادری نے بھرپور طریقے سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف پہ آواز اٹھائی، اور اس میں جو ہے بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آفس آف دی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس اس میں پیش تھے، اور اس کے علاوہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، خود ہندوستان کی جو کچھ آزادانہ سوچ رکھنے والی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ رپورٹیں اس پہ شائع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لاک ڈاؤن کو یوز کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس ابیوز کے لیے، اور کس طرح جو ہے وہ تقریباً 13,000 کے قریب نوجوانوں کو رات کے وقت حملے کر کے ان کے گھروں پہ اغوا کر لیا گیا، اور اس کو انفورس ڈس اپیرنسز کہا گیا. آفس آف دی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے جو مینڈیٹ ہولڈر ہوتے ہیں ہیومن رائٹس پہ، ان کی رپورٹ آئی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جبری جو ہے گمشدگیاں ہیں، کیونکہ جب رات کو وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو صبح جب ان کے لواحقین قریبی تھانے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں پتہ کرنے، تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. بالکل، بھارت جو ہے وہ اس حملے کے بعد اور اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد بالخصوص اگر ہم طرح سے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. بہت شکریہ بابر امین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا بلکہ ہماری نشریات جاری رہیں گی آنے والے دنوں میں بھی.